ओके बेटे, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, वेयर के इज अ कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप लोगों को याद होगी, 9 × 10⁻⁹। Q is the charge and R is the distance from the charge to the point where potential is to be found। ठीक है बेटा, अब इससे कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में भी गिवन है। सारे से क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं तो ऐसा होगा कि आपको बता दिया जाएगा कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है और कितने डिस्टेंस पर आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना है। जैसे वो कहता है कि डिटरमाइन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point 10 centimeter from the 10 microcoulomb charge। बड़ा आसान सा सवाल है कि डिटरमाइन द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें। अगर मैं छोटा सा डेटा बनाता जाऊं, अच्छा क्या फाइंड करने का कह रहा है? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि V फाइंड करने का कह रहा है। अच्छा, एट अ पॉइंट, उस पॉइंट पर कितने डिस्टेंस पर? 10 सेंटीमीटर। आर हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। क्योंकि डिस्टेंस का हम ऐसा यूनिट मीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करें मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस 10 को डिवाइड कर दिया जाएगा 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यू विल गेट 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम। चार्ज को हमने क्यू से रिप्रेजेंट करवाया, 10 माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6। ये डेटा आ गया आपके पास। अब सीधी सीधी इक्वेशन यूज करें, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। ठीक है, V इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? 9 × 10 पावर 9। सही है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? चार्ज 10 × 10 पावर -6 अपॉन आर। क्या है? कितना है? 0.1 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लें भाई 9। ठीक है, इनको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका बनेगा 10 पावर 4 और ये 0.1 डिवाइड कर दें, यानी ये बनेगा आपका 9 × 10 पावर 5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल है। तो बड़े आसान सा क्वेश्चन था। आइए इसे एक क्वेश्चन में और डिस्कस करवाता हूं। ये एक और सवाल है बेटा, एक और क्वेश्चन है। आइए डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? दोबारा हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना। ठीक है, एक अगर मैं छोटा सा डेटा बना लूं, या चलिए डेटा हम बाद में बना लेंगे। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है मिडवे, बीच में। भाई किसके बीच में? मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम का और एक 10 माइक्रोकूलम का, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो पहले इसके डायग्राम बनाते हैं। इसका मतलब भाई दो चार्जेस हमें दिए हुए, एक है 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया, और दूसरा है 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस बताया गया है वो 1 मीटर बताया गया है। या ये चार्ज 1 माइक्रोकूलम का और 10 माइक्रोकूलम का, दोनों के दरमियान डिस्टेंस 1 मीटर। और हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिडवे बिटवीन द चार्जेस। मिडवे, बीच में, यानी कि यहां इस पॉइंट को P नाम दे देता हूं। तो भाई इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। जाहिर सी बात है, यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो होंगे, दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होंगे। एक होगा 1 माइक्रोकूलम की वजह से और एक होगा 10 माइक्रोकूलम की वजह से। तो अब आप क्या करेंगे? देखें, अगर आप डेटा बनाएंगे ना, तो डेटा में सबसे पहले आप लिखेंगे Q1। भाई Q1 ये रहा 1 माइक्रोकूलम, Q2 10 माइक्रोकूलम। सही। अच्छा, अब देखो डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान कितना है? 1 मीटर। हमें ये डिस्टेंस थोड़ी चाहिए, क्योंकि अगर मैं 1 माइक्रोकूलम चार्ज की वजह से पोटेंशियल फाइंड करूंगा तो मैं तो ये डिस्टेंस लूंगा ना यार, यानी कि 1 मीटर का हाफ।
तो यानी कि जो मैं डिस्टेंस लूंगा ना वो लूंगा 0.5 मीटर। भाई 1 मीटर का हाफ क्या होगा? 0.5 मीटर। और मुझे चाहिए टोटल पोटेंशियल V। आइए सॉल्यूशन, पहले आप फाइंड करें V1। V1 का मतलब है पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज 1 माइक्रोकूलम। हाँ, पोटेंशियल का फॉर्मूला K Q1 अपॉन R, ये भले R1 लिख दे इसको। K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम का मतलब होगा 1 इंटू 10 पावर -6, माइक्रो मतलब 10 पावर -6 अपॉन R। बेटे R कितना है? 0.5 मीटर। इसको सॉल्व कर लें। इसको सॉल्व करने पर आंसर आपका आना चाहिए 1.8 इंटू 10 पावर 10 और 10 पावर 4 वोल्ट्स। कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में कोई एरर हो तो आप देख लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करके ये आपका आंसर आ गया 1.8 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो आया है पोटेंशियल ड्यू टू विच चार्ज? 1 माइक्रोकूलम। अब आप फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज और आप उसका नाम देंगे V2। अच्छा, V2 का फॉर्मूला यूज करेंगे K Q2 अपॉन R। भाई K की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, बेटा Q2 की वैल्यू 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, यानी कि 10 माइक्रोकूलम का मतलब है 10 इंटू 10 पावर -6। अच्छा जी, और R कितना? 0.5। इसको भी आप सॉल्व कर लें तो यह आएगा आपका 1.8 इंटू, या चलो ऐसे कर देता हूं, 18 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज। अब एक बात गौर से सुनिए, भाई जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि उसने यहां कुछ नहीं लिखा, यानी पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि ये जो पोटेंशियल आया है वो भी पॉजिटिव है, और ये जो पोटेंशियल आया है वो भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपको बताया था कि पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव चार्ज और पोटेंशियल विल बी नेगेटिव फॉर नेगेटिव चार्ज। इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि अगर कोई चार्ज नेगेटिव होता है इन दोनों में से तो उसके वोल्टेज की वैल्यू उसकी पोटेंशियल की वैल्यू में माइनस में लिखता। चले, अब टोटल पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। भाई मुझे टोटल पोटेंशियल चाहिए ना इस पॉइंट पर, दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दें। अब ऐड करें भाई, V1 कितना है? 1.8 इंटू 10 पावर 4। V2 कितना है? 18 इंटू 10 पावर 4। 10 पावर 4 कॉमन ले लें तो 1.8 प्लस 18 यानी कि ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट। ये आपका आंसर। मुश्किल, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज होता तो फिर आप इसकी वैल्यू माइनस में लिखते, तो फिर उनको ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर देते। ये बात जरूर ध्यान में रखनी। इस किस्म के क्वेश्चन आपके पास इन्वॉल्व हो सकते हैं। आइए तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज हमारा टॉपिक है बेटे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद, ठीक है, आइए डिस्कस करते हैं। लेट कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जैसे कि सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज है और आपको बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड ड्रॉ होती है। ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब यहां दो पॉइंट्स हैं, मान लें चलिए ये हमारा बी पॉइंट हो गया और ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ठीक है। आई हैव टेस्ट चार्ज Q नॉट, ठीक है बेटा, और आपको याद होगा कि Q नॉट टेस्ट चार्ज को तो हम अमूमन कौन सा चार्ज देते हैं? दैट इज पॉजिटिव। नाउ आई एम मूविंग दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। अच्छा, जो A और B के दरमियान डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को बेटा मैं किससे शो कर रहा हूं? डेल्टा S से। आप B से शो कर सकते हैं, आप R से शो कर सकते हैं, S से शो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो डेल्टा S is the distance between A and B, and I have a test charge Q naught at point A
and I am moving this test charge Q naught from A to B. अब जरा सुनने वाली बात है, भैया कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है मैंने, देख लो कैसे बनाई है, राइट साइड में जो टेस्ट चार्ज है Q नॉट पॉजिटिव, उसको मैं कहां ला रहा हूं, कहां मूव करवा रहा हूं, फ्रॉम A टू B। सिर्फ इतना बता दो कि जो चार्ज Q नॉट की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है? आई मीन पैरेलल है, ऑपोजिट है? ऑपोजिट है ना, ठीक है, ये बात समझ रखना। यानी कि चार्ज Q नॉट को मूव करवाया जा रहा है ऑपोजिट टू फील्ड। आइए अब एक बार डिस्कस करते हैं। द वर्क डन इन मूविंग Q नॉट, वह चार्ज को Q नॉट को मूव करवा रहा हूं फ्रॉम A टू B इज, तो W इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा S। कल भी लिखा था मैंने फॉर्मूला, when delta S is the displacement between the distance between A and B। यहां से डॉट रिमूव करो, W is equal to F delta S cos थीटा। शुरू में मैंने एक बात पूछी कि Q नॉट को जो मैं मूव करवा रहा हूं वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करवा रहा हूं या ऑपोजिट टू फील्ड मूव करवा रहा हूं? ऑपोजिट टू फील्ड। तो ऑपोजिट टू फील्ड के लिए थीटा कितना होगा? 180 डिग्री, दोनों एंटी पैरेलल हो गए। cos 180 की वैल्यू हमने पहले भी डिस्कस की थी, कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, दैट इज -1, मल्टीप्लाई कर दें तो W इज इक्वल टू -F डेल्टा S। रोक दें। अब W इज इक्वल टू -F, F की जगह EQ नॉट, बाकी डेल्टा एस एज इट इज। मैं फिर याद दिलवा दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। भाई टेस्ट चार्ज डिवाइड डिनोमिनेटर में यहां तक मल्टीप्लाई करेगा तो EQ नॉट बनेगा। ये F की जगह EQ नॉट मैंने यहां पुट कर दिया। अच्छा, Q नॉट मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां कर डिवाइड, तो W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू -E डेल्टा S। जहन पे जोर डालें और बताएं W अपॉन Q नॉट वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल बन रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल, एंड इट इज इक्वल टू -E डेल्टा S। डेल्टा S मल्टीप्लाई कर रहा है, यहां पे डिवाइड, डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। अच्छा, माइनस यहां भेज दें, इज इक्वल टू E। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, वेयर डेल्टा V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा S इज द डिस्प्लेसमेंट कह लेते, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, आप लोग एक्सेलरेशन को कैसे लिखते थे? डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, और इसको पढ़ते क्या थे, जरा पढ़े, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं आपको एक और बात याद दिलाऊं, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन T, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, ये न्यूटन सेकंड लॉ में। डेल्टा P इज द चेंज इन मोमेंटम, T इज द टाइम। इसको क्या पढ़ते थे? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। अब सुनो, डेल्टा V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा S क्या है? डिस्टेंस। तो मैं लिख सकता हूं नेगेटिव इसलिए में माइनस आ रहा है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to distance is called electric field intensity। ओ भाई, जैसे आप एक्सेलरेशन को पढ़ते हो ना यार, चेंज ऑफ वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। इस तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब होता है किसके लिहाज से चेंज आ रहा है, कि भाई वेलोसिटी में चेंज आ रहा है
किसके लिहाज से? टाइम के लिहाज से, टाइम के रेफरेंस से। मोमेंटम में चेंज आ रहा है, किसके रेफरेंस से? टाइम के रेफरेंस से। तो यहां पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, पोटेंशियल में डिफरेंस है भाई, किसके रिस्पेक्ट से? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से। तो पोटेंशियल में अगर चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देन दिस टर्म इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला तो हमने क्या पढ़ा था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल सही है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, और इसको मैंने कैसे डिफाइन कर दिया? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के रेफरेंस से आए, तो इसका मतलब वो टर्म हमें क्या देगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब इसका अगर मैं यूनिट देखूं, SI यूनिट देखूं, तो देखो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक और यूनिट मिल गया वोल्ट पर मीटर। इस फॉर्मूले के मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट मिलेगा न्यूटन पर कूलम, पढ़ चुके हैं हम। इस फॉर्मूले के मुताबिक यूनिट मिलेगा वोल्ट पर मीटर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ न्यूटन पर कूलम यूज हो तो भी ठीक, वोल्ट पर मीटर यूज हो तो भी ठीक। ज्यादातर यूनिट वोल्ट पर मीटर यूज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए, तो अब परेशान मत होइएगा। अक्सर बच्चा पूछता है कि सर बुक में वोल्ट पर मीटर भी लिखा हुआ है, तो वोल्ट पर मीटर यहां से इसका यूनिट आया है। सही है बेटा, डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। अच्छा, अब एक बात और सुन लो, ये जो चार्ज है मैंने क्यू नॉट को मूव करवाया फ्रॉम A टू B, इसलिए नेगेटिव वर्क हुआ क्योंकि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाया। अगर इसी चार्ज क्यू नॉट को मैं B से A मूव करवाता, B से A इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो बस फर्क क्या होता कि यार थीटा 180 या 0 आ जाता। 0 आता तो cos 0 की वैल्यू +1 होती। तो बस इस फॉर्मूले में जहां माइनस आया है ना, वहां माइनस नहीं होता, प्लस हो जाता। सही है, और कोई फर्क नहीं आता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, डेल्टा V अपॉन डेल्टा S, भूलने वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा आइए इसको मैं जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं। मैं अक्सर कहता हूं कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। कोई पूछता सर फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो ये हमने फॉर्मूला लिखने का मतलब है मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है? डेल्टा V अपॉन डेल्टा S के, यानी कि ग्राफ बनाऊंगा पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान। एक्स एक्सिस पर मैंने ले लिया डिस्टेंस, वाई एक्सिस पर ले लिया पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस का यूनिट मीटर। जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाऊंगा, चार्ज से दूर जा रहा हूं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। या अगर चार्ज से करीब आऊं, डिस्टेंस कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कर्व। कर्व बन गया। मैं फिर रिपीट कर दूं, कर्व क्यों बन रहा है भाई? और यार पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, KQ/R, यानी कि अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है। तो जैसे जैसे मैं चार्ज से दूर जाता रहूंगा, डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है ना, और पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जा रही है, इसलिए ग्राफ कर्व आ गया। अच्छा, अब अगर मैं इस ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड करूं, ग्रेडियंट मैंने आपको पढ़ाया है, ग्रेडियंट को स्लोप भी कहते हैं, याद है? और ग्रेडियंट या स्लोप, इसका फॉर्मूला मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, दैट इज राइज अपॉन रन। भाई राइज पर कौन सी क्वांटिटी ली हुई है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V या V, और रन पर कौन सी क्वांटिटी ली हुई है? डिस्टेंस। अब बताओ डेल्टा V अपॉन डेल्टा S किसके इक्वल है? E के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बना दो, पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बना दो, और इस ग्राफ का क्या फाइंड कर लो? ग्रेडियंट या स्लोप। तो वो ग्रेडियंट किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इसीलिए इस टर्म को बुक में पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डोंट फॉरगेट कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एन अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का दूसरा नाम क्या आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों आ गया? क्योंकि पोटेंशियल और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बनाया,
उस ग्राफ का ग्रेडियंट ले लिया, तो ग्रेडियंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। तो कभी सवाल आ जाए भाई फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट, सर खुद आ रहे हो यार पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज एन अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर उसने फाइंड करने के लिए कहा है तो जहन में रखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करवा रहा है। बस समझ में आया? इससे एक दो बातें और मैं डिस्कस करवाता हूं। चलिए भाई आइए एक और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करवाता हूं मैं, जो कि पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। ये कंडक्टर इसको मैंने चार्ज किया। चार्ज करने का तरीका क्या बताया भाई? रबिंग, या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। चलो उसने इलेक्ट्रॉन अगर इसे लूज कर दिए, इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि भाई जब भी कंडक्टर को चार्ज करोगे सारा का सारा चार्ज कहां आएगा? उसकी आउटर सरफेस पर। याद है आपको कि जब कंडक्टर को चार्ज किया जाता है चार्ज कहां रहता है? उसकी आउटर सरफेस पर। इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं होता। और इस बात को मैंने यूं एक्सप्लेन किया था कि यार माइकल फ्राडे ने कैच बनाया था, वो कैच के अंदर इलेक्ट्रोस्कोप लेकर बैठा था। तो जब उस कैच को उसने चार्ज किया, अंदर उसके इलेक्ट्रोस्कोप ने कोई डिटेक्शन शो नहीं की, इसलिए उसने कहा कि यार कंडक्टर को चार्ज करोगे तो सारा चार्ज आउटसाइड रहेगा, इनसाइड कोई चार्ज नहीं आएगा। लेकिन मैंने रीजन नहीं बताया था कि भाई कंडक्टर को चार्ज करने पर इनसाइड का कंडक्टर चार्ज क्यों नहीं होता। क्यों का जवाब नहीं दिया था हमने। आओ उस क्यों का जवाब दे रहा हूं कि क्यों कंडक्टर को चार्ज करने पर सारा का सारा चार्ज कहां रहता है? उसकी सरफेस पर। बड़ी गौर से सुनिए, डिस्कस नहीं है ये पॉइंट आपकी बुक में, नहीं है पॉइंट डिस्कस, तो इसको गौर से समझना। देखो भाई चलो मैंने कंडक्टर को चार्ज किया, सारा चार्ज फॉर एग्जांपल कहां आ गया? आउटर सरफेस पर। तो बताओ इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? जीरो होगी ना। आओ सुनो, E is equal to डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। अभी अभी फॉर्मूला पढ़ाया थोड़ी देर पहले। चलो इनसाइड द कंडक्टर। अब हम ये आंसर ले रहे हैं कि कंडक्टर को चार्ज करने पर कंडक्टर के अंदर चार्ज क्यों नहीं होता। हमें ये तो पता चल गया कि अंदर चार्ज नहीं होता, ये तो माइकल फ्राडे ने आइडेंटिफाई कर लिया था। क्यों नहीं होता उसका आंसर ले रहे हैं कि भाई इनसाइड द कंडक्टर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। आओ यहां E को जीरो पुट करो, इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। एक बात और सुन लो, यहां मैं दो पॉइंट्स कंसीडर करूंगा। एक तो पॉइंट होगा ये क्या है? इस स्फीयर का सेंटर, और एक ये जो सरफेस पर है। प्लीज बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, सेंटर वाले पॉइंट को A लिख देता हूं और सरफेस वाले पॉइंट को B लिख देता हूं। ठीक हो गया? अच्छा तो मैं ये दो पॉइंट्स ले रहा हूं A और B। प्लीज कंसंट्रेट ना। अब E की जगह तो मैंने क्या पुट कर दिया? जीरो। बाकी डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। भाई डेल्टा S क्या है? डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। डेल्टा S डिवाइड कर रहा है, यहां आकर मल्टीप्लाई करेगा, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? जीरो और इक्वल टू डेल्टा V। अच्छा डेल्टा V को मैं लिख सकता हूं VA माइनस VB, या VB माइनस VA। VB माइनस क्या उठा किस तरफ ले? VB इज इक्वल टू VA। भाई सिर्फ कुछ ना करो, इस इक्वेशन का मतलब समझा दो बस, और कुछ नहीं। क्या है इस इक्वेशन का मतलब? कि VB इज इक्वल टू VA, कि जो पोटेंशियल B पॉइंट पर है वही पोटेंशियल A पॉइंट पर है। यानी कि जो पोटेंशियल की वैल्यू इस कंडक्टर की सरफेस पर है वही पोटेंशियल की वैल्यू उसके सेंटर पर है। अगर सरफेस पर पोटेंशियल है 3 वोल्ट तो सेंटर में भी पोटेंशियल है 3 वोल्ट। तवज्जो की बात सुनने की यह है कि भाई आपने कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ली? जीरो। भाई क्यों ली? क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन इस कंडक्टर के अंदर जो पॉइंट है A, उस पर पोटेंशियल जीरो नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी को चार्ज करो और चार्ज सारा उसकी सरफेस पर हो, अंदर चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं है। ये ऐसी बात है भाई, मैं पूछूं तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है? पोटेंशियल का मतलब एनर्जी। तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है? हाँ सर हमारी बॉडी में एनर्जी है। अच्छा बताओ कि तुम्हारी बॉडी में एनर्जी अंदर है या फिर सरफेस पर है? तुम्हारी इस बॉडी की सरफेस पर है या अंदर है? सर ये क्या अजीब सी बात कर रहे हैं। एनर्जी हमारी पूरी बॉडी में, अब ये क्या बात कर रहे हैं? सरफेस पर है और अंदर नहीं है, अंदर है सरफेस पर नहीं। हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी है। कभी भी एनर्जी के लिए ये बात नहीं की जाती कि सर अंदर है एनर्जी और हमारी सरफेस पर एनर्जी नहीं है। सर हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी है।
इसका मतलब यही तो बात मैं कर रहा हूं कि अगर पोटेंशियल बी पॉइंट पर यानी कि सरफेस पर 3 वोल्ट है तो फिर सेंटर पर भी 3 वोल्ट है। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि हाँ सरफेस पर तो पोटेंशियल है, अंदर पोटेंशियल नहीं, अंदर एनर्जी नहीं है, बाहर एनर्जी है। फजूल सी बात होगी। इसका मतलब जो पोटेंशियल बी पॉइंट पर है वही पोटेंशियल ए पॉइंट पर है। अब पहले सारा का सारा चार्ज कहां मौजूद है? सरफेस पर। अब चार्ज को कहां जाना चाहिए? अंदर। लेकिन अंदर क्यों नहीं जाएगा? तो भाई चार्ज को फ्लो होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा ये बात कि चार्ज फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। एक तरफ वोल्टेज हाई हो, एक तरफ वोल्टेज लो हो, तब चार्ज फ्लो करता है। अगर दोनों पॉइंट पर वोल्टेज सेम हुआ ना तो कभी भी चार्ज फ्लो नहीं करता। जैसे पानी को फ्लो होने के लिए प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, एक तरफ प्रेशर ज्यादा हो, एक तरफ प्रेशर कम हो, तो पानी हायर प्रेशर की तरफ से लोअर प्रेशर की तरफ जाएगा। इस तरह चार्ज को फ्लो होने के लिए हायर वोल्टेज और एक लोअर वोल्टेज चाहिए, तो चार्ज हायर से लोअर की तरफ जाएगा। लेकिन यहां तो हम क्या बात कर रहे हैं कि जो वोल्टेज बी पर है वही ए पर है, यानी कि दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो गई, तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो बना ही नहीं। और वोल्टेज चार्ज को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस। एक तरफ वोल्टेज हायर और एक तरफ लोअर हो। अब दोनों पॉइंट पर अगर वोल्टेज इक्वल हो गया तो फिर चार्ज अंदर जाएगा कैसे? चार्ज अंदर जाने के लिए वोल्टेज का डिफरेंस चाहिए, और डिफरेंस है नहीं। इसलिए कभी भी कंडक्टर को चार्ज करो ना तो सारा का सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर रहता है। बात समझ में? चलो इस क्यों का आंसर मिल गया। अब एक सादा सा क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले टॉपिक में करेंगे। लम्स 2012 का ये क्वेश्चन है, 2012 का। उसने कहा था भाई दो पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो गालिबन शायद 10 सेंटीमीटर गिवन था, शायद हो सकता है, मुझे वैल्यूज भूल गया हूं। वैल्यूज जाहिर है 2012 का सवाल है, 8 साल हुआ है, मुझे वैल्यूज याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एज इट इज यही था। दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, और वोल्टेज है 20 वोल्ट, 28 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई फाइंड करो। तो बड़ा आसान सा फॉर्मूला यूज होगा, E इज इक्वल टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा S। भाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 100 से डिवाइड। जब 10 को 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 बनेगा। अब 20 को 0.1 से डिवाइड कर दो यार, क्या मुश्किल है? तो आंसर आएगा 1200 वोल्ट्स पर मीटर। ये आंसर। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन? सही है बेटा। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चन इससे अगले टॉपिक में और करवा दूंगा, फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। जब तक के लिए